बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि नम्स का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और इस रिज़ल्ट में बेसिकली जो है वो इससे पहले ये हुआ था कि बच्चों की जो पोजीशन होल्डर्स थे उनके नाम आए थे और अब जो है वो आप आसानी जो है वो पोर्टल पे जाके अपना जो CNIC नंबर है वो आप डालेंगे। उसके बाद एक कोड आपको लिखा नज़र आ रहा है वो टाइप करेंगे तो ईज़िली आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको शो हो जाएगा। अब इस रिज़ल्ट में कुछ कन्फ्यूजन्स बच्चों को रही हैं और वो बड़े परेशान से हैं कि भाई अब आखिरकार रिजल्ट तो चले हमने देख लिया, भाई पासिंग परसेंटेज क्या। अब हमारी परसेंटेज अगर जो इस नम्स के टेस्ट में लेस देन 50% आ रही है, लेस देन 40% आ रही है, तो हमारा स्टेटस क्या है, हम टेस्ट में क्लियर हुए या नहीं हुए। और इसके अलावा फिर हमारी जो इंटर की परसेंटेज है तो वो कितनी होनी चाहिए, क्या उन दोनों को इकट्ठा शुमार करेंगे अपनी पासिंग कंडीशंस को देखने के लिए या फिर कुछ और। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं भी आपको समझाने लगा हूँ। फिर उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला जो बच्चे लेकर बैठते हैं कि सर इसका एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होगा, 150 मार्क्स लेंगे या 200 मार्क्स लेंगे या कुछ और होगा। तो सारी चीज़ें भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। इसके साथ साथ ये जो मूवमेंट है ये बड़ा क्रूशल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिज़ायर है कि जनाब आपका नम्स में एडमिशन होना चाहिए और अगर आपकी परसेंटेज उस एतबार से नहीं बन रही है तो भाई जाहिर सी बात है कि आप MD-CAT होने जा रहे हैं 22 सितंबर को, तो आपने उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखना है कि आपका 22 सितंबर को होने वाला टेस्ट अब आपका एक और ऑप्शन है, इसमें आपने ज़बरदस्त काम करना। क्लियर हो गया ना। और इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो नम्स में परसेंटेज बड़ी अच्छी है और मेरा चांस भी है और मैं मेंटली भी तैयार हूं कि मेरा वहां पर एडमिशन होना चाहिए, तो फिर क्या करें भाई। तो वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, तो बराए करम वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा ताकि कहीं कोई बात अहम रह ना जाए आपके सीखने से। और आपकी माशाल्लाह इंटर में परसेंटेज बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपने टेस्ट स्कोर बड़ा अच्छा कर लिया होगा, तो इन सब चीज़ों के बेहतरीन होने के बावजूद भी अगर कोई आपकी काम की बात रह गई, आप उसको सीख ना सके, समझ ना सके और अनफॉर्चुनेटली आपका एडमिशन ज़ाया हो गया, तो भाई देखो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो भाई लोगों से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने बच्चे पाकिस्तान भर में इस वक्त किसी न किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं उनका भाई मसला हल हो जाए। ठीक है ना जी। और बेसिकली वीडियो बनाई इसीलिए जाती है ताकि हर बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए कि जो अमूमन जो है वो बच्चे इधर उधर लोगों से पूछ रहे होते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पासिंग परसेंटेज में। देखिए जी, याद रखिए कि आप इंटर की जब बात करते हैं तो इंटर में बुनियादी तौर पे आपका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी नम्स से रिलेटेड कि आपके इंटर में जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए, तो आप टेस्ट देने के लिए भी एलिजिबल हैं और आपके टेस्ट के रिजल्ट को भी कंसीडर किया जा सकता है। ये तो हो गई पहली बात। सर दूसरी चीज़ कि अब हमारा जो टेस्ट का स्कोर है उसमें क्या, उसमें हमारी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो भाई याद रखिए कि MBBS के लिए आपका जो टेस्ट स्कोर है वो 55% या मोर देन 55% होना चाहिए। 55% या मोर देन 55% आपका टेस्ट स्कोर होना चाहिए हर हाल में। ठीक है भाई। अब और अगर इससे कम है तो फिर MBBS के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, यानी कि आपका टेस्ट MBBS के लिए क्लियर कंसीडर नहीं किया जाएगा लेस देन 55%। अच्छा जी, तीसरी बात, सर BDS के लिए क्या है। BDS के लिए है 50%। ठीक है, BDS के लिए 50%, यानी कि आपने टेस्ट दिया है 150 MCQs का, राइट, और आपके 50% आपका जो है वो टेस्ट स्कोर बन रहा है, तो 50% या 50% ज़्यादा है तो आप BDS के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर 50% से कम है, 50% से कम स्कोर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आप BDS के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं टेस्ट के रिजल्ट की बुनियाद पर। तो ये बेसिक बात आपके जहन में होनी चाहिए। सर ये वाला काम तो हमारा हो गया और अब मज़े की बात है कि भाई ये काम भी हमारा हो चुका है। अब देखना ये है कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। अब इसमें एक अहम बात, आप जब एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या एडमिट कार्ड के उस फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें एक और चीज़ आ रही है कि भाई रीटोटलिंग। अब आप अगर रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक डिटेल मौजूद है, आप उस पर क्लिक करते हैं और आपके पास एक फॉर्म खुल जाता है जिसकी फ़ीस 1000 रुपये है। ठीक है, वो फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करें, यानी कि आपके स्कोर में अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है मगर आपका स्कोर जो है वो उतना ज़्यादा सही नहीं है, उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं है, तो फिर ऑब्वियस बात है कि आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर दें और फाइनली उससे जो है हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए। तो ये आपके पास अभी चांस है, ये अभी मौका है। इससे पहले कि उसकी लास्ट डेट आ जाए,
आप उसके लिए भी अपना चांस खो बैठे। तो भाई अगर आप समझते हैं कि रीटोटलिंग आपकी होनी चाहिए तो लाजमी तौर पर रीटोटलिंग के ऑप्शन पर जाइएगा। ठीक है भाई, आगे जाता हूं मैं मजीद डिटेल पर। हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट। देखिए अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके मैट्रिक, इंटर और नम्स का ये टेस्ट स्कोर, आपने से किस तरह से एग्रीगेट इसका निकालना है या आपने टोटल एग्रीगेट उसका जो फाइंड आउट करना है उसका तरीकाकार क्या होगा, जरा गौर से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए नम्स में आपने जब रिजल्ट देखा अपना तो आपके सामने एक परसेंटेज आ रही। ठीक है, यानी कि रिजल्ट परसेंटेज में ही आता है। जब आपके नम्स कैडमेट आपके जो रिजल्ट आ रहा है उसमें शो हो रहा होता है कि जनाब आपने 86% स्कोर किया। अब मिसाल के तौर पे 150 नंबर का टेस्ट था, ठीक है, 150 एमसीक्यूज थे, तो भाई आपका जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है जनाब 90%। ठीक है, 90% आपका स्कोर आ रहा है या फिर 50% स्कोर आ रहा है, यानी परसेंटेज आ रही है वो 50% आ रही है। तो ये परसेंटेज जो है वो आपके स्कोर से रिलेट करती है, स्कोर से कनेक्ट होती है। सर अब हमें इसका क्या करना है ये भी बताऊंगा। सर मैट्रिक का 10% काउंट होता है, इंटर का 40% काउंट होता है। ठीक है ना, आसान बात है। सर नम्स की ऑब्वियसली परसेंटेज है मगर उसका 50% काउंट होता है। ठीक है, अब इस बात को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है, वो मैंने रखे ऊपर। मेरे पास मैट्रिक की परसेंटेज मिसाल के तौर पे नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर लूंगा। ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब तसव्वुर कर लेते हैं कि जनाब मेरी जो परसेंटेज आ रही है, सपोज कर लेते हैं कि जनाब मेरी परसेंटेज आ रही है अराउंड 70। ठीक है, 70 आ रही, तो फिर मैंने क्या करना है, 70 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.10 से, यानी मुझे तो 10% निकालना है ना, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.10 से। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं इंटर की बात करूं, इंटर में भी यही है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेरे पास एक जवाब आ गया, अब मैं उसका क्या करूं, मैं समझता हूं कि जनाब मेरी फर्स्ट कर लेता हूं कि मेरी इंटर में जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 80। इंटर में जो मेरी परसेंटेज है वो 80%। तो भाई मुझे इंटर की परसेंटेज का कितना लेना है, 40% लेना है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.40 से, 0.40 से। ठीक है, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज आ जाएगी। ये परसेंटेज जो यहां से आएगी, ये परसेंटेज जो यहां से आएगी, और अब मुझे नम्स की कितनी परसेंटेज, जो मेरी परसेंटेज आ रही है 86, अब मेरी परसेंटेज आ रही है 90, तो मैंने क्या करना है, जो मेरी परसेंटेज आ रही है 90 मैंने उसे डिवाइड कर देना है 2 से। यूं समझ लीजिए, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि सर मेरी जो परसेंटेज आ रही है टेस्ट स्कोर में, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मेरी परसेंटेज 90 आ रही है टेस्ट में। ठीक है, मुझे 50% चाहिए, यूं कर लें कैलकुलेट, मसला नहीं है। क्लियर हो गया ना। तो मेरी यहां पर एक परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 45 बन रही है, क्योंकि आपके टेस्ट का काउंट हो रहा है 50%, इंटर का काउंट हो रहा है 40% और मैट्रिक का काउंट हो रहा है 10%। इस तरह से 100% कंप्लीट होगा, इस तरह से 100% कंप्लीट होगा। ठीक है जी, आपने इन तीनों को ऐड कर लेना है, इनका टोटल सम निकाल लेना है, वो कहलाएगा आपका एग्रीगेट। क्लियर। अभी तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है ना, अभी तो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, आपको पता चल जाता है कि जनाब आपकी टेस्ट में कितना परसेंट आपने स्कोर किया वो आपको पता चल गया, उससे आपने अपना जो है वो एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिया कि भाई मेरा एग्रीगेट ये बन रहा है। मगर क्या मैं नम्स यूनिवर्सिटीज़ में, जो नम्स के अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, क्या मैं उसके अंदर एडमिशन लेने के काबिल हो गया, क्या मैं उसमें एडमिशन लेने के लिए अहल हूं या नहीं? तो भाई इसका जवाब आपको अपना एग्रीगेट देख के नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको मेरिट लिस्ट देखकर बनेगा।
यानी जिस तरह से अमूमन होता है कि एमडीकैट का भी टेस्ट होता है तो बच्चों के लिए मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है ना, उसके बाद मतलब एक स्पेसिफिक रोल नंबर तक, एक स्पेसिफिक इनरोल नंबर तक जो है वो मेरिट लिस्ट शो की जाती है। तो ऐसी ही मेरिट लिस्ट लगती है, एक से ज्यादा मेरिट लिस्ट लगती है? तो जवाब है हाँ, एक से ज्यादा मेरिट लिस्ट लगती हैं। और जितने बच्चों ने टेस्ट दिया, जब तक उनका एडमिशन के लिए पॉसिबिलिटी जो है वो डेवलप ना कर दी जाए, पॉसिबिलिटी डेवलप ना हो, तब तक जो है वो मेरिट लिस्ट लगती है। अब सवाल ये सर कि अगर मैं जो है वो एएमसी के लिए अप्लाई करता हूँ, एएमसी के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा एएमसी में एडमिशन हो जाए रावलपिंडी, तो क्या मैं खुद अपनी मर्जी से कर सकता हूँ? तो भाई नहीं, आपका जो एग्रीगेट बना है, आप उस एग्रीगेट की बेसिस पे उस मेरिट लिस्ट में देखेंगे कि क्या आप उस मेरिट लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक कॉलेज, उस स्पेसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में। अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए, आपका वहां पर एडमिशन एक तरह से हो गया, बस फिर आपने अगला प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि भाई वहां पर तो आपका नाम नहीं आ रहा क्योंकि आपका एग्रीगेट जो है वो उस मेरिट लिस्ट से नीचे है, तो फिर आपको दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा, उसमें आपका नाम आ जाता है तो सो गुड, अगर उसमें नाम नहीं आता तो तीसरी मेरिट लिस्ट, यानी कि ये मेरिट लिस्ट जो है ये स्टेप बाय स्टेप नीचे जाती जा रही है। जैसे कि एमडीकैट में होता है कि जनाब जो है ना वो पहले जो मेरिट लिस्ट लगती है उसमें इनिशियल जो बच्चों का एडमिशन हो जाता है डाउ में, ठीक है जी, सबसे हाई मेरिट रखने वाले जो बच्चे होते हैं, हाई एग्रीगेट रखने वाले जो बच्चे होते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है डाउ में, तो उनका नाम फेरिस्त में आ जाता है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, तो इस तरह से कॉलेज वाइज ये चीज डिवाइड हो रही होती है। तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है जी, आप मेरिट लिस्ट को देखिए, जरूर देखिएगा, मुमकिन है उसमें इंशाल्लाह आपका नाम हो तो आप जो है वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज, बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो भाई यहाँ पर एग्रीगेट यानी कैलकुलेट करने का मामला, कि एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट करें, याद रख लीजिए कि आपकी जो मैट्रिक की जो परसेंटेज है उसका कितना परसेंट, उसका 10%, जो आपकी इंटर की टोटल परसेंटेज आ गई है आपने कैलकुलेट की है उसका कितना परसेंट, 40%, और जो आपका जो नम्स का पेपर हुआ है उसमें जो आपके पास परसेंटेज आ रही है एक्चुअली वो कितनी आ रही है, जो भी आ रही है वो आपके सामने मौजूद है, तो उसका 50% कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए जी आगे जाते हैं, आगे हम मूव करते हैं। What should we do now? ये बहुत अहम बात है, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अहम चीज जो है आज के दिन में ये है, क्या करें अब, जबकि नम्स का पेपर हो गया, नम्स का रिजल्ट भी आ गया, तो आपको पता चल रहा है कि आप कहां स्टैंड करते हैं, आपको मालूम हो रहा है कि आप कहां एग्जिस्ट करते हैं अपने रिजल्ट के एतबार से। अब अगर आपका जो परसेंटेज बन रहा है, ठीक है, जो आपका एग्रीगेट ओवरऑल बन रहा है वो लेस देन 80 पे है, तो इसका मतलब है आपका चांस बहुत कम है। अगर आपका वो एग्रीगेट 85, 87, 90 या 90 से अबव जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए नम्स के अंडर आने वाले मेडिकल कॉलेज में आपका दाखला, आपका एडमिशन फिर मुमकिन है, हो सकता है। मगर आप लेस देन 80 पर हैं तो उसमें आपका चांस बहुत कम है। अब सवाल ही पैदा होता है सर अगर मेरा लेस देन 70 पर मैं मौजूद, लेस देन 80 पर मैं मौजूद हूं, जो मेरा एग्रीगेट बन रहा है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? भाई अब मेरे पास जो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रह गया है वो एमडीकैट का रह गया है, ठीक है जी। मैं कहता हूं मुझे मेडिकल ही पढ़नी है, मुझे एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, तो भाई मेरे पास जो चांस है वो एमडीकैट 2024 का चांस है। अब इस चांस को हासिल करने के लिए यकीनन आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, आपके पास एडमिट कार्ड इशू हो गया होगा। मैं केपीके की बात करूं तो वहां के बच्चों का एडमिट कार्ड इशू हो गया है, इसी तरह से यूएचएस में भी एडमिट कार्ड इशू हो गया है, और सिंध में भी बच्चों का एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है, यानी ये पोर्टल ऑन कर दिया गया है, आप उस पर जाकर अपना एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है सर एमडीकैट 2024 क्या ये हमारा चांस वैलिड है? मैं कहता हूं 100% वैलिड है भाई। प्रोविंसेस के एतबार से आपकी जो बुक्स होती हैं उन्हीं की बेसिस पे आपका टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है, यानी कि उसकी बेस पर आपके टेस्ट के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, और अगर आपने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है तो भाई एमडीकैट 2024 में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एमडीकैट की तैयारी पर नम्स के रिजल्ट को बिल्कुल भी असरअंदाज होने नहीं देना है। नम्स का जो रिजल्ट है वो हो गया, सारा मामला एक तरफ हो गया है, अब आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए एमडीकैट 2024 के बेस्ट रिवीजन पे, और उसके साथ साथ उसमें बेस्ट स्कोर करने की एक सोच होती है ना, एक माइंडसेट होता है, आपने उसको लेके चलना। सर एमडीकैट 2024
खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनाब हमारा नम्स का पेपर थोड़ा मुख्तलिफ आया, अच्छा खासा मुख्तलिफ आया पिछले सालों से, तो क्या एमटीकैट भी मुख्तलिफ आए? ऐसा होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि एमटीकैट की अगर आप पास पेपर्स को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो भाई उसमें एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है, यानी उससे बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें अमूमन नहीं आई। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं डिस्कशन 2017, 18, 19, तो यहाँ पर सिंध में एनटीएस टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, पंजाब में यूएचएस टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, तो दोनों जगह पे जब हम आगे जाते हैं, और इवन मैं एटीए की बात करूं, केपीके की बात करूं, तो आगे जाते हैं 2021 के बाद, तो तब्दीली कोई ऐसी नहीं आ गई कि बिल्कुल ही पेपर बदल गया, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्वेश्चंस की, कुछ सिमिलैरिटीज हैं टॉपिक्स की, ठीक है ना। तो भाई एमटीकैट का आपने बेस्ट रिवीजन करना है। अब सवाल पैदा होता है कहाँ से करें? बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, छात्र एप्लीकेशन पर आपकी तैयारी के लिए चैप्टर टेस्ट बिल्कुल फ्री कर दिए गए, बिल्कुल फ्री कर दिए गए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आप उस चैप्टर टेस्ट को देखें, पढ़ लें, तैयारी कर लें, टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, फायदा हो जाएगा। फिर आपने कहा कि सर वो ना मुझे ग्रैंड टेस्ट और जो है ना वो पास पेपर भी सॉल्व करने, तो उसकी बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस जो हैं 500 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा ग्रैंड टेस्ट का और पास पेपर्स का भी, तो आप उसे भी ज़बरदस्त अंदाज में सॉल्व कर लें, तो इससे आपकी तैयारी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, टाइम कम रह गया है, इसलिए मैं बातें बड़ी मुख्तसरन आपके साथ शेयर करके आगे बढ़ रहा हूँ। सर रीटोटलिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। अच्छा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, अब हर एक बच्चे को जवाब देना जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एक वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सर रीटोटलिंग की तरफ जाना चाहिए। देखो, अगर तुम्हें डाउट है कि तुमने बहुत अच्छा टेस्ट किया और तुम्हारा स्कोर उसके बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा, बिल्कुल उसके जैसा नहीं, बहुत कम स्कोर बन रहा है, तो आप रीटोटलिंग के ऑप्शन की तरफ जाएं। और अगर आप समझते कि नहीं भाई ये जो टेस्ट स्कोर है मेरा, ये तो तकरीबन वैसे ही जैसे मैं टेस्ट देकर आया हूं, तो फिर रीटोटलिंग का ऑप्शन बनता नहीं है, जरूरत महसूस नहीं होती। ठीक है ना। अब ये ऑप्शन कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर बच्चा जो रीटोटलिंग की तरफ चला जाए। भाई अगर किसी को डाउट है, हाँ, तो वो रीटोटलिंग की तरफ जा सकता है, उसकी स्पेसिफिक फीस है, वो फीस सबमिट करवाएंगे, फॉर्म सबमिट करवाएंगे, देन इट वुड टर्न। ठीक है, तो उसके बाद फिर रीटोटलिंग वाला काम हो सकता है। आगे जाते हैं। व्हाट इज द चांस ऑफ एडमिशन कंसीडरिंग लो मेरिट? बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जिन्होंने ये कहा कि सर टेस्ट जो है वो मुश्किल था, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स नज़र आ रहे थे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इससे पहले कभी हमने नहीं देखे या हमने नहीं पढ़े। ठीक है, तो चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, तो उसमें क्वेश्चन जो है वो कदरे मुख्तलिफ थे पिछले पेपर से, तो हमें बहुत मुश्किल लगा, हमें पेपर अटेम्प्ट करने में थोड़ी मुश्किल पेश आई। इंग्लिश में भी ऐसे हुआ कि इंग्लिश में अराउंड 15 क्वेश्चंस में से अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसमें ये पूछा गया कि वर्ड, अंडरलाइन वर्ड जो है वो किस फैमिली से है, वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डाइट्रांजिटिव है। ठीक है, इस तरह के सवाल उसमें जो है वो हमें ज़्यादा दिखे। 15 नंबर के पेपर में 8 से 9 सवाल सिर्फ इन्हीं जो है ना वो नौयत के सवाल पर बेस कर रहे थे, तो ये एक थोड़ा सा चेंज था। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल था, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले पेपर से अच्छा खासा मुख्तलिफ था। राइट, चांस ऑफ एडमिशन कंसीडरिंग लो मेरिट। देखिए, जब अगर आप 2023 के मेरिट की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो नाम्स के अंडर आती हैं, उसमें जो क्लोजिंग मेरिट जा रहा है, क्लोजिंग मेरिट अगर देखें हम, तो वो भी ठीक ठाक ऊपर है, ठीक ठाक ऊपर है, 96, 95, यानी कि 92 पे, 92 पॉइंट समथिंग पे जो है वो अच्छे अच्छे जो ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं उनके यहाँ वहाँ पर एडमिशन क्लोज, यानी कि क्लोजिंग मेरिट ही बना 92 से ऊपर जा रहा है क्लोजिंग मेरिट। ये लास्ट ईयर की बात है। अब अगर ओवरऑल बच्चों का टेस्ट, मैं ये तसव्वुर कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, ओवरऑल बच्चों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त नहीं हुआ, बहुत शानदार नहीं हुआ, तो सर कितना फ़र्क आ जाएगा, कितना फ़र्क आ जाएगा? सर हर एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन की जो क्लोजिंग मेरिट है उसमें 2% मैक्सिमम आ जाएगा। अगर पिछले साल एक कॉलेज वो 96 पे क्लोज हुआ था, तो इस साल वो 94 पे क्लोज हो रहा होगा। अरे कॉलेज जो है वो 92 पे क्लोज हो रहा था, तो वो 90 पे क्लोज हो जाएगा। 89 बहुत हो गया तो 89 पे हो जाएगा। मेरिट का कम होने का मतलब ये नहीं होता कि जनाब एक कॉलेज है वो 96 पे क्लोजिंग मेरिट है उसकी 2023 की, तो 2024 में जो है वो पेपर मुश्किल आया तो वो उसका मेरिट इतना नीचे आ गया, वो 80s में आ गया, ऐसा नहीं होता। 2%
2.5%, बस ये बहुत बहुत नीचे आ सकता है। इससे ज़्यादा अमूमन कोई चेंज जो है ना वो वैलिड नहीं होता या उसकी तवक्को नहीं की जा सकती। तो आप अपने एग्रीगेट को ज़रूर कंसीडर कीजिए कि अगर आपका एग्रीगेट जो है वो +85 +89 में जा रहा है, सो इट मीन्स कि आपके एडमिशन का चांस बन रहा है। मेरिट अगर कम हो गया तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, सही है ना। और मेरिट बढ़ नहीं सकता, बढ़ने का कोई चांस नहीं, कम होने का चांस मैं कहूँगा कि अभी मौजूद है। तो भाई लो मेरिट अगर बनता है तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो एडमिशन है वो और बेहतर कॉलेज में और बेहतर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन जो है वो मुमकिन हो सकेगा इस साल। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपकी परसेंटेज एग्रीगेट आपका ज़बरदस्त बन रहा है तो भाई आपका एडमिशन मुमकिन है नम्स के अंडर चलने वाले मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है जी, आगे जाते हैं सर। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो हर एक बच्चे के जहन में है, वो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस बात को बड़ी तवज्जो से और ध्यान देकर सुने। देखिए, नाम्स का टेस्ट, जिसमें अगर नाम्स के अंडर आने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सर उसमें प्रोविंसेस का एक स्पेसिफिक कोटा होता है, पता है सबको। सर उसकी जो फीस होती है वो भी ज़्यादा होती है, ये भी पता है। फिर भी बच्चे चाहते हैं कि ख्वाहिश है हमारी कि हमारा एडमिशन वहाँ हो जाए। तो देखो, ख्वाहिश से एडमिशन नहीं होगा। तुम्हारा ओवरऑल एग्रीगेट बहुत अच्छा बन रहा है, तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। अगर तुम्हारा एग्रीगेट बहुत अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, अच्छे और बुरे का मैंने बता दिया कि वो क्या सेंस है कि अगर आप लेस देन 80 पे जा रहे हैं तो फिर तो चांस नहीं बन रहा ना, तो फिर एडमिशन नहीं होगा। तो भाई अब क्या करें? सिंपल सी साइंस है, एमडी कैट 2024 22 सितंबर को होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। आप उसका बेहतरीन रिवीजन करें, बेहतरीन अंदाज में आप उसको पढ़ लें। छात्र एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करना चाहें, भरपूर इस्तेमाल कर लीजिए और एमडी कैट 2024 को अपनी कामयाबी के लिए एक अहम इवेंट कंसीडर कर लीजिए। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, ठीक है, एमबीबीएस करें, आप डॉक्टर बने। सो आप अगर एमडी कैट ज़बरदस्त देते हैं और आपका अच्छी मेडिकल कॉलेज में, अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मुमकिन हो जाता है, ठीक है, तो इट्स गुड, सो गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। किंग एडवर्ड में आपका एडमिशन हो जाता है, डाउ में आपका एडमिशन हो जाता है, या किसी और दीगर रेपुटेबल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। सो आपका टारगेट है डॉक्टर बनना, आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। तो भाई किसी भी सूरत अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। नर्व्स के रिजल्ट को जो बताई गई बातें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपने कंसीडर करना है, उसी के मुताबिक आपने आगे बढ़ना है। एग्रीगेट आपको अच्छा सा अपना कैलकुलेट कर लेना चाहिए बेहतर तरीके से, और फाइनली अपने बारे में डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप 22 सितंबर को कहां खड़े, बिकॉज दिस वुड बी द लास्ट चांस फॉर 2024 टू पास योर टेस्ट। पूरे पाकिस्तान में एक ही दफा टेस्ट होता है, एक ही दिन हो रहा है, तो भाई आपने अपना बेस्ट करना है, अच्छा काम करना है और इंशाल्लाह इस टेस्ट में 110% कामयाबी हासिल कर लें। बेस्ट ऑफ लक।